नमस्कार। रात्रि के 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी आपके सामने न्यूज बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। आज हम जिन विषयों को लेकर अपने इस बुलेटिन में आए हैं उनमें इसरो द्वारा एक और मील के पत्थर को गाड़ने के ऊपर कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। अगर इसरो का यह कदम कामयाब होता है तो भारत अंतरिक्ष में विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला बन जाएगा। इसके ऊपर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बैंकिंग कानून में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से आम आदमी को क्या लाभ होगा, इसके ऊपर भी हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन इन सबसे पहले बात करते हैं आज की दिन भर की खबरों की। जम्मू कश्मीर के डोडा में 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर, सेना के कैप्टन भी हुए शहीद। डोडा में बलिदान होने वाले कैप्टन दीपक भारतीय सेना के 48 राष्ट्रीय राइफल्स में कार्यरत थे। शराब नीति मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग ठुकराई। अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 23 को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। मोहम्मद यूनुस के भरोसे के बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, रात में फूका घर। बांग्लादेश में आज वही हो रहा है जो 1947 में हुआ था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर बोले योगी। पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या हमेशा के लिए समाप्त होगा, विभाजन विभीषिका दिवस पर बोले सीएम योगी। 15 अगस्त को गरिमा के साथ शोक दिवस मनाएं, बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना का पहला बयान। कन्नौज कांड में नया मोड़, किशोरी की बुआ की भाजपा के बड़े नेताओं का साथ तस्वीरें। नवाब सिंह यादव के डीएनए टेस्ट से खुलेगा रेप केस का राज, नवाब सिंह को नहीं मिली जमानत। अगली सुनवाई तक नवाब सिंह यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा, अगली सुनवाई 16 अगस्त को। बुआ को पकड़ने के लिए एसपी अमित कुमार ने 6 टीम लगाई है, वह जांच में सहयोग नहीं कर रही। शेख मुजीबुर रहमान की पुण्यतिथि पर होने वाली छुट्टी भी रद्द, अपने राष्ट्रपिता से जुड़ी हर पहचान मिटाने में लगा बांग्लादेश। अगले महीने मिल सकते हैं पीएम मोदी यूनुस, बिम्स्टेक की बैठक में हिस्सा लेंगे दोनों नेता। छावनी में तब्दील लाल किला, स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, ड्रोन भी होगा बेदम, 800 सीसीटीवी कैमरे सक्रिय। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से बवाल, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, अदानी के खिलाफ जेपीसी की मांग। पटना समेत 17 जिलों में बारिश का अलर्ट, बांका में आकाशीय बिजली से 3 की मौत, उफान पर गंगा, गंडक और कोसी। अगले कुछ दिनों तक बांदा, चित्रकूट, आगरा, मथुरा आदि में हल्की से भारी बारिश की संभावना। पटना न्यूज, पटना में बीजेपी नेता की हत्या, बदमाशों ने दुकान के अंदर घुसकर गोलियों से भूना। मनीष सिसोदिया की 14 अगस्त से शुरू होने वाली पदयात्रा स्थगित, अब 16 अगस्त से होगी शुरू। मुख्य निर्वाचन कार्यालय दिल्ली ने एमसीडी को विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में सरगर्मी तेज, तैयारी करने में जुटी पार्टियां। कल सुबह 4 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो, लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक पर जाने के लिए प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य। अनंत सिंह न्यूज, पूर्व बाहुबली विधायक अनंत कुमार सिंह को बड़ी राहत, AK-47 मामले में पटना एफसी ने किया बरी। शेख हसीना के निवेश सलाहकार और बांग्लादेश के पूर्व कानून मंत्री गिरफ्तार, हाथ बांधकर नाव पर बैठाया। भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस 2024 लाइव, लद्दाख की ऊंची चोटियों पर निकली सेना की तिरंगा यात्रा। राजस्थान, बीसलपुर बांध में पिछले 15 दिनों में 2.5 मीटर पानी भरा, 1 साल तक पानी की नहीं होगी कमी। दिल्ली में झंडा फहराने के विवाद में नया मोड़, एलजी ने आतिशी की जगह कैलाश गहलोत के नाम को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर एसी की गृह सचिव संग बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर करेंगे चर्चा। ईरान के खतरनाक प्लान ने बढ़ाई इजरायल की टेंशन, परमाणु डेटोनेटर की फिर शुरू करेगा टेस्टिंग, दुनिया के लिए बड़ा खतरा। पुतिन ने दी कीव और नाटो को धमकी, अब तक धैर्यवान रहे, अब दुश्मनों को कर देंगे बर्बाद, हमारे पास कोई चारा नहीं।
अमेरिका ने इजरायल को 20 अरब डॉलर के हथियार पैकेज की दी मंजूरी, गाजा युद्ध में मौत का आंकड़ा 40,000। रूस ने पाकिस्तान को गुपचुप तरीके से सुपर कैम S-350 ड्रोन बेचा है। ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने खुद स्वीकारा। शेयर मार्केट, सेंसेक्स 150 अंक चढ़ा, निफ्टी रहा सपाट, निवेशकों को हुआ 72,000 करोड़ रुपए का घाटा। देश की थोक मुद्रास्फीति जुलाई में घटी, जून में 3.36% के मुकाबले 2.04% पर आई। लॉन्च से एमवी विंटर ऐप का हुआ वाटर वेडिंग टेस्ट, लेह के पहाड़ों के बाद अब उदयपुर में आई नजर। EMI घटने की उम्मीद बढ़ी, आरबीआई रेपो रेट में कटौती पर ले सकता है फैसला। ये थी आज की दिन भर की खबरें। अब हम आपको उस रिपोर्ट की ओर लेकर चलते हैं जिसमें आपको ये पता लगेगा कि इसरो ऐसा क्या कार्य करने जा रहा है जिसके सफल होते ही भारत विश्व भर में अंतरिक्ष के मामले में अग्रणी हो जाएगा और इसका भारत को क्या लाभ होगा। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 21वीं शताब्दी का यह दशक भारत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में, जहां उन्नीसवीं शताब्दी का यह दशक भारत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में, जहां भारत अपनी बढ़ती क्षमता के साथ वैश्विक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। आजादी के इस वर्षों की यात्रा में भारत ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब भारत इन उभरते हुए क्षेत्र उन्नीसवीं शताब्दी का यह दशक भारत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में, जहां भारत अपनी बढ़ती क्षमता के साथ वैश्विक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। आजादी के इस वर्षों की यात्रा में भारत ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब भारत इन उभरते हुए क्षेत्रों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस के क्षेत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा होगा। यह कहना अतिशय उन्नीसवीं शताब्दी का यह दशक भारत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में, जहां भारत अपनी बढ़ती क्षमता के साथ वैश्विक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। आजादी के इस वर्षों की यात्रा में भारत ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब भारत इन उभरते हुए क्षेत्रों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस के क्षेत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा होगा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो देश इन क्षेत्रों में अग्रणी होगा, वही भविष्य की उन्नीसवीं शताब्दी का यह दशक भारत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में, जहां भारत अपनी बढ़ती क्षमता के साथ वैश्विक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। आजादी के इस वर्षों की यात्रा में भारत ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है
जब भारत इन उभरते हुए क्षेत्रों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस के क्षेत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था उन्नीसवीं शताब्दी का यह दशक भारत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में, जहां भारत अपनी बढ़ती क्षमता के साथ वैश्विक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। आजादी के इस वर्षों की यात्रा में भारत ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब भारत इन उभरते हुए क्षेत्रों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस के क्षेत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा होगा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो देश इन क्षेत्रों में अग्रणी होगा, वही भविष्य की राजनीति और वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस समय अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश इस दौड़ में पहले से ही शामिल हैं, और भारत भी इन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी एस्ट्रो ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी अद्वितीय उन्नीसवीं शताब्दी का यह दशक भारत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में, जहां भारत अपनी बढ़ती क्षमता के साथ वैश्विक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। आजादी के इस वर्षों की यात्रा में भारत ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब भारत इन उभरते हुए क्षेत्रों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस के क्षेत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा होगा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो देश इन क्षेत्रों में अग्रणी होगा, वही भविष्य की राजनीति और वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस समय अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश इस दौड़ में पहले से ही शामिल हैं, और भारत भी इन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी एस्ट्रो ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी अद्वितीय उपलब्धियों से यह सिद्ध किया है कि वह भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। आने वाले समय में इसरो का महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल कर देगा जो अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने में सक्षम हैं। यदि यह मिशन सफल होता है तो ये न केवल भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। स्पेस के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और इसके बढ़ते आर्थिक महत्व को देखते हुए न केवल अंतरिक्ष मिशन की संख्या बढ़ रही है, बल्कि इनके साथ जुड़ी हुई कई नई संभावनाओं का भी उदय हो रहा है। स्पेस कॉलोनाइजेशन, एस्टेरॉयड माइनिंग और स्पेस टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में निवेश और अनुसंधान के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। इस दिशा में एस्ट्रो, स्पेसएक्स और नासा जैसी बड़ी संस्थाएं और निजी कंपनियां अपनी दावेदारी बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। भारत की
अब हम आपको लेकर चलते हैं अपनी दूसरी रिपोर्ट की ओर, जिसमें देश के बैंकिंग सेक्टर में सुधार हेतु बैंकिंग कानून में संशोधन का बिल लोकसभा में 9 अगस्त को पेश किया गया था। हम अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि इसके पास होने से आम नागरिक को क्या लाभ होंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आइटम नंबर 10, श्रीमती निर्मला सीतारमण। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंक कारी निवेदनियम अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंककारी कंपनी उपक्रम का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970, बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 भारत के बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव रखता है। ये विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और अन्य बैंकिंग संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की सुरक्षा को बढ़ावा देना और बैंकिंग शासन को और अधिक पारदर्शी और संगठित बनाना है। विधेयक के तहत प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य जमाकर्ताओं की सुरक्षा को मजबूत करना है। इसमें एक प्रमुख प्रावधान यह है कि अब एक बैंक खाता धारक को अपने खाते में अधिकतम 4 नामित व्यक्तियों नॉमिनी को जोड़ने की अनुमति होगी। ये कदम उस स्थिति में बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है जब खाता धारक के निधन के बाद खाते में धन का वितरण किया जाना हो। 4 नामित व्यक्तियों को जोड़ने की सुविधा से खाता धारक ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी संपत्ति का वितरण उसके मनचाहे व्यक्तियों के बीच हो सके। ये प्रावधान केवल खाता धारक के परिवार के बीच संपत्ति के विवाद को कम करेगा, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच पारदर्शिता और विश्वास को भी बढ़ावा देगा। विधेयक में बैंकिंग शासन में सुधार लाने और भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग प्रक्रिया को अधिक संगठित और एकरूप बनाने के प्रयास किए गए हैं। वर्तमान समय में बैंकों को कई अलग अलग रिपोर्टिंग मानकों का पालन करना होता है, जो जटिलता और भ्रम उत्पन्न कर सकता है। एकरूपता लाने से बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और रिजर्व बैंक को बैंकों के संचालन पर नजर रखने में आसानी होगी। इस विधेयक के माध्यम से बैंकों की लेखा परीक्षा करने का भी प्रस्ताव है। लेखा परीक्षा बैंकों की ये स्वास्थ्य का आकलन करने और संभावित जोखिमों को पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार से बैंकों की विश्वसनीयता और स्थिरता में वृद्धि होगी, जिससे जमाकर्ताओं और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त सहकारी बैंकों में निदेशकों के कार्यकाल में वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है। सहकारी बैंकों की भूमिका ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होती है और निदेशकों के कार्यकाल में वृद्धि से इन बैंकों की स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित होगी। हालांकि इस प्रस्तावित संशोधन पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सहकारी समितियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास होनी चाहिए, लेकिन सरकार का तर्क है कि सहकारी बैंकों का संचालन व्यापक स्तर पर होता है और उनके नियमन में सुधार जरूरी है। विधेयक में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव निदेशकों के लिए पर्याप्त ब्याज की परिभाषा को पुनः निर्धारित करना है। वर्तमान में निदेशकों के लिए निर्धारित पर्याप्त ब्याज की सीमा 5 लाख रुपए है, जिसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने की बात कही गई है। ये प्रस्ताव बैंकों के निदेशकों के पदों पर योग्य और अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, जिससे बैंकिंग प्रणाली की गुणवत्ता और जिम्मेदारी में वृद्धि हो। इस विधेयक के माध्यम से आम आदमी को कई लाभ होंगे। सबसे पहले 4 नामित व्यक्तियों को जोड़ने की सुविधा खाता धारक के परिवार के सदस्यों को किसी भी अप्रत्याशित घटना के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। इससे संपत्ति के बंटवारे में उत्पन्न होने वाले विवादों को कम किया जा सकेगा और खाता धारक के मनचाहे तरीके से उसकी संपत्ति का वितरण सुनिश्चित होगा। दूसरे, विधेयक में प्रस्तावित बैंकिंग शासन सुधार से बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। जमाकर्ताओं और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे और बैंकों में अपने धन का निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तीसरे,
सहकारी बैंकों में सुधार से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लोगों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। निदेशकों के कार्यकाल में वृद्धि और उनकी योग्यता के मानकों में सुधार से इन बैंकों का संचालन अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगा, जिससे समाज के उन वर्गों को लाभ मिलेगा जो इन बैंकों पर निर्भर हैं। हालांकि इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आलोचना भी की जा रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि सहकारी बैंकों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होना चाहिए और केंद्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप संघीय ढांचे के खिलाफ है। इसके अलावा कुछ सांसदों ने इस बात पर जोर दिया कि कुछ संशोधन प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से भी किए जा सकते थे, जो विधेयक में प्रस्तावित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि सहकारी बैंकों के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन आवश्यक हैं, क्योंकि ये बैंक कई राज्यों में फैले हुए हैं और इनके संचालन में सुधार जरूरी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सहकारी समितियों को कमजोर करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि सहकारी बैंकों को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाना ही इस विधेयक का उद्देश्य है। इस प्रकार बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की सुरक्षा को बढ़ाने और बैंकिंग शासन को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये विधेयक न केवल बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता और स्थिरता को बढ़ावा देगा, बल्कि आजकल साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। किसी भी अनजान कॉल को न उठाएं और ना ही किसी ऐसे लिंक पर क्लिक करें जिसको आप जानते ना हो। ऐसा करने पर आपकी कमाई को साइबर ठग आपके अकाउंट से उड़ा सकते हैं। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल रात्रि 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।